दिल्ली में 5 नवंबर को क्यों एक विराट रैली निकाल रहे हैं दलित नेता डॉक्टर उदित राज। एक बड़े वोट बैंक वाले दलित नेता को कांग्रेस का किचन कॉकस क्यों बड़ी जिम्मेदारी देने से बचता रहा। बीजेपी की ऐसी कौन सी अच्छाई को याद करते हैं डॉक्टर उदित राज। देखिए पूरा इंटरव्यू, बहुत कुछ खुलासा है इसमें। भारतीय राजनीति में परिचय के मोहताज कोई नहीं है तो है डॉक्टर उदित राज। तो उनसे बहुत सी निजी बातें भी करनी है और हमारे दर्शक बुद्धियों को भी समझना चाहेंगे डॉक्टर उदित राज की संघर्ष यात्रा कितनी रही है। उस पर भी हम आएंगे, छात्र जीवन से लेके अब तक कहाँ कहाँ। और ये भारतीय राजनीति का विद्रोह का चेहरा है। कभी समझौता नहीं किया। तो जो लोग समझौता राजनीति में नहीं करते हैं उनको बहुत चीज़ को भुगतना ही पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से वंचित भी रहना पड़ता है। तो वंचितों के एक तरह से प्रतिनिधि हैं डॉक्टर उदित राज। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपकी यात्रा, मुझे लगता है कि जेएनयू से ही हम लोग एक दूसरे से सुपरिचित हुए, और उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब आप गांव से और उस इलाहाबाद के उस छोटे से परिवेश से निकल के जेएनयू आए तो कैसा माहौल था उस समय। आपको एसएफआई की राजनीति में बहुत सक्रिय दिखता था, तो थोड़ा उन दिनों को हम याद करते हैं। अब मेरे मित्र हैं पुष्परंजन जी, और गंगा हॉस्टल में हम लोग साथ रहे हैं, और देहाती के रूप में दिल्ली में आया था, जेएनयू में आया था। न वहाँ की भाषा समझ में आती थी, और नहीं वो जो एक एटिकेट्स होते हैं, एक यूनिवर्सिटी के एटिकेट्स होते हैं, उससे भी मैं परिचित नहीं था। और याद करता हूँ कि डीपी त्रिपाठी जी थे, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। तो गांव से मैं निकल कर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी कभी आ जाता था, एडमिशन लिया था, लेकिन मजदूरों के आंदोलन में और जो ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं थी, बहुत बचपन से ही जुड़ गया था। एक हमारे लीडर थे हरिराम पांडे ने जोड़ा था, और उन्होंने ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला जरूर लिया, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाई। वो लगे रहते थे गांव में, जहाँ पार्टी कहती थी चल देते थे। तो इस तरह से अर्जन वगैरह हो नहीं पाया। इंटर का जब एग्जाम था तब भी एक अपने दोस्त जातीय झगड़े में मैं उसमें व्यस्त हो गया, तो उसमें भी अच्छा नहीं कर पाया। धूम मची थी डीपी त्रिपाठी जी की, वहाँ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जेएनयू। उस समय उनका यह था कि काफ़ी रूरल एरिया के वहाँ के स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेज वगैरह वो तमाम स्कूल्स में एडमिशन कराने में सहयोग देते थे। अच्छा एडमिशन सस्ता भी आसान भी था, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब क्राइटेरिया थे जेएनयू में। उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मुझे याद है कि जब मुझे यहाँ एडमिशन मिला तो जब चलने को पड़ा तो मेरा ख्याल अब जर्मन सेंटर में आपका, हाँ, घर में चला तो घर में पैसा नहीं था, तो मेरे पिताजी 200 रुपया उधार लेकर भेजा था। तब टिकट 8 रुपये 6 रुपये का हुआ करता था। इलाहाबाद से लेके दिल्ली जनता एक्सप्रेस हुआ करती थी, मुझे याद है एक समय। तो यहाँ जब आए तो रूम भी नहीं था, तो कभी किसी के यहाँ सो जाना, कभी किसी के यहाँ सो जाना। तो महीने के बाद में जाकर के रूम वगैरह मिला भी। एक दृष्टांत जरूर मुझे याद आता है कि हमारे एक सीनियर लीडर थी वहाँ की, सोनिया गुप्ता। तो उन्होंने कुछ सवालात किए मुझे, उन्हें नहीं मालूम था। अब अंग्रेजी में उन्होंने सवाल किए, उसमें हमने कुछ समझा नहीं। यस या नो कहता रहा, पता नहीं किस बात के यस या नो किया, याद भी नहीं। तो इस तरह से
शुरुआत किया और जर्मन लैंग्वेजेज की पढ़ाई शुरू की, तो मीडियम भी इंग्लिश था। अब वो भी बड़ा मुश्किल हो, तो वहाँ भी मन नहीं लगता था। फिर वहाँ भी कुछ सुनने का काम करते थे, मैस वगैरह में शाम को चर्चा जहाँ होती थी खड़े हो जाते, कुछ पोस्टर वगैरह चिपका लेते थे। और कुछ आर्थिक संकट पड़ा तो बाहर जा कर के ट्यूशन भी पढ़ा देते थे, कुछ और रोजगार वगैरह कर लेते थे, सपोर्ट करते थे। कभी हम सर्वेंट क्वार्टर में भी रहे और कभी दोस्तों के साथ रहते थे। जब नाम कट गया था फिर दोस्तों ने पैसा इकट्ठा करके हमारा एडमिशन भी कराया। तो फिर एक ऐसी समय आया लाचारी पे ही कि जिससे जॉब के लिए सोचना पड़ा, वरना जॉब के लिए कभी नहीं सोचा था बचपन से। फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी किया, फिर IRS सेलेक्ट हो गया। पहली पोस्टिंग हम लोगों की, मेरी वाइफ भी हैं आज के समय में चीफ, वो भी सेम बैच की आप? चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स तमिलनाडु। सीमा राज। ट्रेनिंग के बाद हम लोग, पहली पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई, तो उसके बाद में फिर दिल्ली आए, दिल्ली ही रह गए। फिर 10-12 साल, तो 97 तक, 90 से 97 तक जॉब छोड़ने का एक सिलसिला शुरू हो गया। तो हमने एक परिश्रम बनाया SC/ST कर्मचारियों अधिकारियों का पूरे देश स्तर पर, और फिर रैलियाँ, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर लीक पर चले गए। लेकिन मुझे अब निराशा है कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता, जी जी। जाति टूट नहीं सकती कितना भी। अब जैसे मायावती अपने वोट बैंक को जाति आधार पर तय करती है, ये बड़ा विचित्र। यही नहीं कि आप यही नहीं दलित आंदोलन की दिशा आधार पर वोट तक करे, वो अलग बात। जी जी। इंटरनेट में बैठ करके हर नेता अपनी जाति को अलग बैठा के कहता है, देखो हम लोगों को एक रहना है। वो अंदरूनी जो होता है, अपने उस रामविलास पासवान दूसरा जाति के हैं, बंगारू लक्ष्मण सफाई करने वाले, ये सुश्री मायावती का कहना है। किस बात का अम्बेडकर भाई? तुम क्यों ब्राह्मणों को गाली देते हो, क्यों प्रकाश कहते? जो उन्होंने, अगर मान लीजिए जाति तुम्हारे ऊपर थोप दी है, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम स्वीकार करो अस्वीकार करो। खुद तो अस्वीकार करते नहीं हूँ, जाति तोड़ते नहीं हूँ। लगभग जगजीवन बाबू भी इसी आधार पर उनका वोट बैंक मजबूत हुआ था, क्यों? नहीं देखिए, हाँ, जो शुरुआती में वो छात्र हुआ करते थे, देखा बाबू जगजीवन का दौर अलग था जी। उस समय कॉन्शसनेस नहीं थी जी, एक तरफ चल देते थे। और जब से कॉन्शसनेस आई तब से ज्यादा डिवीजन हुआ। बाबू जगजीवन राम के साथ में पूरा देश ही चल देता था दलित समाज का। अब है कि कोई राजभर का नेता, कोई दुसात का नेता है, कोई पासी नेता है, तो कोई जाटो नेता है, कोई वाल्मीकि नेता है, ये नहीं था उस समय। वो दौर अलग था, ये दौर अलग। तो दलित जो नेतृत्व है, दलित जो नेता है, उन्होंने दिशा बदल दी, आपका मतलब ये है? नहीं, वो जो क्लेम करते हैं कि हमें शोषण के खिलाफ लड़ना है, वर्ण व्यवस्था के कारण हम लोग शोषित हैं जी, सदियों से लुटे गए और हमें एक होना है। ज्योतिबा फूले, पेरियार, साहू, अम्बेडकर आदि महापुरुषों की विचारधारा की बात करते हैं, वो लोग कहते तो ये हैं। लेकिन इसी बीच में सबसे ज्यादा उपजातिवाद पनपा। पहले जातिवाद ज्यादा ही था, ये नहीं था। लेकिन राजनीति में जाति का, राजनीतिक पोस्ट के लिए या पावर के लिए जाति का ध्रुवीकरण नहीं होता। पहले तो मुसहर खटिक के यहाँ, खटिक डोम के यहाँ, डोम हेला के यहाँ खाते नहीं थे जी एक दूसरे को। अब तो नहीं बात रहा, थोड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हो गया। अभी आप जो 5 नवंबर को अपने फोरम के तहत, अपने संगठन के तहत
जो संविधान बचाओ आप आह्वान करने वाले हैं, क्या हमारे संविधान में जाति मुक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती? अच्छा है कि बेस्ट टाइम था इंडिपेंडेंस के समय बाद, जी जब एब्सोल्यूट पावर थी, तो वेलफेयर स्टेट तो ठीक था। हम्म, वेलफेयरिज्म यूरोप में सक्सेसफुल रहा क्योंकि वहां पर जाति नहीं। यहाँ पर एक काम और करना चाहिए था कि जातियों को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को समाज में इंटरफियर करना चाहिए था। समाज में और धर्म में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं किया, उसको स्टेट मशीनरी से तोड़ना चाहिए था। जैसे चाइना में फ्यूडलिज्म स्टेट मशीनरी से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। और रसिया में भी तोड़े हुए, जी और कई देशों में ब्लड से हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। भाई देखिए, अभी सनातन की बात होती है, सनातन में अगर जाति निकाल दीजिए तो कुछ बचता है क्या? लेकिन आज का नेतृत्व तो कर सकता है, आप क्यों नहीं लीड कर सकते हैं इन चीजों को लेकर? नहीं हो सकता। जो निराशा आप व्यक्त कर रहे हैं, उस निराशा से बाहर निकल के जाति मुक्त समाज, संविधान में इस तरह की चीजें परिवर्तन होना चाहिए, इसे लीड लेने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, लोग साथ नहीं देंगे। आइडियल भले ले लीजिए, साथ न दीजिए। आप सच बोल दीजिए, आपको मार डालेंगे राजनीति। केवल सच बोल दीजिए तो आप चुनाव हार जाएंगे। और मैं सच बोलता हूँ पूरे देश में। तो इस शहादत के लिए कोई तैयार नहीं है? नहीं, शहादत से कोई फायदा नहीं है ना, शाहिद होने से कोई मतलब नहीं। व्यर्थ की कुर्बानी भी मूर्खता कहेंगे हम। न चाहते हुए जाति की तरफ आंख मूंदना पड़ता है। मेरे पास अभी कम से कम 150-200 बायोडाटा आए होंगे, और छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। हालांकि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले आदमी आके कहेगा मेरी जाति इतनी, फिर दूसरा ये कहेगा कि मतलब बायोडाटा में पहले जाति, सबसे पहले जाति के बारे में। कि मैं इस जाति या इस देश का सबसे ज्यादा असफल तो इस देश के इंटेलिजेंस या मिडिल क्लास रहे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस रहे, टीचर्स रहे। ये उनकी जिम्मेदारी थी। जी सबसे ज्यादा फेल्ड यूनिवर्सिटीज है। आपकी लाइब्रेरी में एक किताब नहीं सच के ऊपर। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार बोलने गया, हमने कहा एक किताब इस लाइब्रेरी में निकाल के दिखा दो जो समाज को एज इट इज बताता हो। झोजा मुसलमान अलग, त्यागी मुसलमान अलग, मुस्लिम सही अलग। नहीं नहीं, वो शेख सैयद वो तो मतलब सेक्ट है जी यहाँ। झोजा मुसलमान, जुलाहा, अंसारी, छिपी, सैफी, ये सब जातियां हैं यहाँ। हमका भरी सारे लोग भरे हुए थे वहां पर। हमका अब कोई बोल देते इसमें तो बुरा बात बुरी लगी होगी आपकी? मैं बचा के कहा, हमका कहा कौन सा आपकी लाइब्रेरी में कौन सा सही ज्ञान है भाई? एक विज्ञान का ज्ञान के अलावा और सोशल साइंस का कौन सा ज्ञान है जो आप बोलो और लोग बर्दाश्त कर? जी जी। अच्छा, एक और सवाल जो थोड़ा तीखा भी। आप कांग्रेस से बीजेपी की राजनीति में आए, फिर बीजेपी से कांग्रेस की राजनीति में आए। बीजेपी में एक सांसद के रूप में आपकी पहचान बनी, वहाँ पर काफ़ी कुछ आपने संसद में आपके डिबेट्स को भी कई बार मैंने सुना और बहुत बुनियादी सवाल आप उठाते रहे। आप जिस कद के, जो आपका बैकग्राउंड रहा, उस हिसाब से आपको मंत्री बनना चाहिए था, जो कि वो अवसर नहीं मिला उस समय बीजेपी में। और प्लस आपको उस तरह से भी आगे नहीं बढ़ाने की चेष्टा हुई। वो कारण मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है कि क्यों आखिर बीजेपी से कांग्रेस में आना आपने तय किया? नहीं, मैं देखिए, ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी पार्टी बनाई थी 2003 में। 2007 में 100 सीटें लड़ा उत्तर प्रदेश में, बैंक साथ बर्मा समझौता हुआ जी। वो बाद में महसूस किया कि पार्टी चलाना मेरे बस का नहीं। न मैं जातिवाद कर सकता हूँ, न मेरे पास पैसा है, और इसलिए कांग्रेस में जाना चाह रहा था। 5 साल तक कोशिश किया, लेकिन कांग्रेस में उस समय सत्ता में थे तो कांग्रेस में हम नहीं घुस पाए जी। अपॉइंटमेंट ही न मिले। उसके बाद में नितिन गडकरी जी से बात हुई जी। फिर बड़े बड़े नेता नाम मैंने मेरे घर ही आए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं
राज्यसभा या लोकसभा बिना काम किए, जी। और सत्ता में 2014 में नहीं आए थे। बीजेपी इसमें बहुत व्यवहारिक है, जिसके पास वोट बैंक होता है वो खोज लेती और रिश्तेदारी नहीं निभाती। तो पुराना रिश्ता है, लॉयल है, वो नहीं देखती। और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ राजनीति में। मतलब उसके प्लस हाँ, उस पहलू डेड वोट जो है उनको कोई और काम दे दो। जी। तो बिना बायोडाटा के मेरा नाम अनाउंस कर दिया नॉर्थ वेस्ट से। जी। नॉर्थ वेस्ट को मैं सुना ही नहीं था। नॉर्थ से दिल्ली से। हाँ, सुना ही नहीं था। जी, जी। गया और सीधा संसद में गया। उसके बदले में उन्होंने लिया मुझसे क्या, पहले बीजेपी के लिए दलितों के लिए बीजेपी अछूत थी। रामविलास पासवान जी आ गए, हम आ गए, मैं आ गया, जी। अठावले जी आ गए, एक माहौल बन गया जी। कि चलो भाई देख लिया जाता है, कांग्रेस हमारे कुछ नहीं किया, हम मोदी जी पिछड़े समाज से हैं। और जम के बोलती है, अपने बूते पर सरकार आई। तो जो पहले काम में स्ट्रगल किया था, जो मैसेज, जो चेहरा था, जो हाउस होल्ड नेम था, उसका फायदा ले गए। उसके एवज में एमपी बना है। पहले लिस्ट में मिनिस्टर बनने का था जी। और बोला भी। लेकिन जब इलेक्ट हुए तो पहले बार जब सूरजकुंड में नए एमपीओ की जब ट्रेनिंग शुरू हुई, या शिविर कहा जा सकता, तो सबसे पहले हम कहा आप लोग समरसता क्यों कहते हो, समतामूलक समाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी। तब तो उन्हें लगा कि भाई अब तो हम सत्ता में आ गए हैं, अब ये क्या कर लेगा। फिर बहुत जगहों पे ऐसा आया, फिर हम अपनी परिसंघ की रैलियां करते थे। एक बार मोदी जी ने सुबह सुबह में गया पार्लियामेंट में, मोदी जी आते तो प्राइम मिनिस्टर कम ही आते हैं, लेकिन और ही कम आते हैं। मैं भी गया, हाँ भाई कैसी रही रैली, ठीक ठाक रही रैली। मोदी जी को सब खबर, सूचना थी, खबर आई। हमारे 400-500 स्पीचेज हैं पार्लियामेंट में, आधे से ज्यादा सरकार के खिलाफ गए, जबकि अब सत्ता में थे। हाँ। और कई बार विपक्ष के लोग कहते थे कि हमारा काम आप ही कर देते हो। तो इसके वजह से मेरे सच बोलने की वजह से वो नाराज होते गए, वरना 2019 के बाद मैं नहीं हूँ जी। एक सांसद दलित का हो जिसकी आवाज जाती हो। फिर आपका कांग्रेस में आने का मन कैसे फिर हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि सिटिंग एमपी होकर के राहुल जी से मेरे पहले से ताल्लुक रहे। राहुल जी पार्लियामेंट में मजाक भी कर देते थे, हाँ भाई मनवादी पार्टी में हो, क्या कर रहे हो क्या। तो आई हैड अफेक्शन फॉर हिम, ही हैड आल्सो अफेक्शन फॉर। उसके बाद में क्या हुआ कि जब लोकसभा का चुनाव आया टिकट देने का, तो मेरे साथ में चालाकी करी। 1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही टिकट इन्होंने अनाउंस किया, लास्ट तक रोक के रखा, पहले बताते थे। फिर मुझसे कहा कि अभी राज्यसभा का जब आएगा तो आपको दे दिया जाएगा, लोकसभा हम नहीं लड़ा पाएंगे, आरएसएस आपके विरोध में है। अच्छा। तो हम राहुल गांधी जी से मिले, हम कहा चलो हम साथ काम करते हैं, और उनको देख भी लिया था। 19 के बाद में और ज्यादा महसूस हो रहा कि वो अच्छा हुआ छोड़ दिया, क्योंकि 19 के बाद में इनका शिकंजा ज्यादा जकड़ा। लेकिन कांग्रेस में आप आए और बहुत ही कांग्रेस की ताकत भी बढ़ी आपके आने से। बीच में कई चुनाव हुए और उसमें प्रमुख जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश तो आपका एक गढ़ रहा है, आपके बहुत सारे लोग भी वहाँ अभी भी जमीन पे हर तरह से लड़ने को तैयार रहते हैं। तो आपका जो सदुपयोग पार्टी को करना चाहिए उस तरह से क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी जो चुनाव होने वाले हैं देखिए 5 राज्यों में, मैं अपना भी आपको एक कोर चेहरा क्यों नहीं बनाया? मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, बस इतनी कर सकता हूँ। हमारे लोग भी जो हमारे सपोर्टर हैं पूरे देश में, 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी इसको कहते हैं जो हम कर, ये नहीं कि 150 लोग बैठ जाए कमरे में, सिविल सोसाइटी उनको नहीं कर दम तो सिविल सोसाइटी सड़क पे आ जाए। हाँ, ये होता है। संविधान हमारी जान है, बचाना जान बचाना है। संविधान हमारी जान है, बचाना जान बचाना है। डॉक्टर उदित राज
के आवाहन पर आना है। 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला